नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी? योगेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के सफर को लेकर हम चर्चा करेंगे और कैसा यह सफर रहा, क्या कुछ खास बातें रही। लगातार चीजें चल रही, एक नए रिकॉर्ड की ओर भी कदम बढ़ाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो नेहरू का रिकॉर्ड बना हुआ था 1952, जब पहले चुनाव हुए थे तब प्रधानमंत्री बने थे, तब से उनका जो सफर रहा वो एक दिन ज्यादा से अब यानी कि अब ये आगे का जो सफर रहेगा वो किसी प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने वाले में अब नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बना लिया। खैर ये रिकॉर्ड वगैरह तो सब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कैसा रहा ये सफर। 2014 में जब एक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक गुजरात मॉडल चर्चाओं में था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि नैनो कार का जो फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी टाटा की, उसको एक एसएमएस के जरिए ये बंगाल से गुजरात शिफ्ट कराने में यूं कहूं कि सफल हुए थे। उसके अलावा जैसे अभी आज हर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, उसी तर्ज पे सबसे पहले इन्होंने गुजरात में समिट की और उसको लेकर के बड़ी चर्चाओं में रहे कि गुजरात में इतने इन्वेस्टर्स हैं, जितनी जीडीपी देश की है वो सारे व्यवसायी हैं गुजरात जा रहे हैं। हालांकि गुजरात देखिए प्रेसिडेंसी टाइम से ही, क्योंकि वहाँ पानी, खेती, पोर्ट, ये तमाम जो चीजें हैं उसकी वजह से हमेशा से रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का भी एक पसंदीदा अगर कोई जगह थी तो उसमें से उस समय मुंबई भी गुजरात के साथ ही थी। तो खैर चलिए, मोदी साहब का ये जो सफर रहा 2014 में विरासत में नहीं मिली थी इन्हें, राजनीति खुद ने बनाई और एक डिमांड बनी कि हाँ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी होने चाहिए, और एक जुबान पे चल पड़ा था कि अब की बार मोदी सरकार। तो इसी को चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं और राजीव जैन साहब हैं।
मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो सफर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का एज ए प्राइम मिनिस्टर, यूं देखें तो 25 साल राजनीति में, 2001 में जब वो बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं, कैसा ये सफर रहा और क्या कुछ ये 12 साल के मायने पब्लिक की नजर में हो सकते हैं? देखिए, मैं इसको योगेंद्र जी इस किस्म से देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शासन या एनडीए का पहला शासन अटल जी के नेतृत्व में आया, वो कैसा था। उसके बाद में मनमोहन सिंह का जो शासन था, जिसके बाद में मोदी जी आए, मनमोहन सिंह का शासन कैसा रहा, उसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो मुझे लगता है कि जो चीजें मोदी जी ने आमूल चूल परिवर्तन करने की चेष्टा की है विदेश नीति के रास्ते पे, देखिए तो एक अलग दृश्य बनता है। पहले हम लोग पूरे विश्व में इस बात के लिए जाने जाते थे कि ये जो ब्लॉक बने हुए हैं, इन ब्लॉक से अलग इन ब्लॉकों को संतुलित करने का काम भारत करता है। भारत ऐसी जगह पे नेतृत्व करता है, ऐसा जाना जाता था। अब हम अलग तरीके से देखे जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और दूसरा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लेकर के जो लगाव था, और जो अटल जी भी जिसकी चर्चा करते थे, मनमोहन सिंह तो करते ही थे, उनका ख्याल था कि हमारे यहाँ जितने भी सद्भाव और वैसा वाला दृश्य जो बना रहना चाहिए, विभिन्नताओं के अंदर एकता वाला, उसमें मुझे लगता है कि एक मोदी जी की व्यक्तिगत सफलता तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चीजें बिखरी हैं और उस बिखराव का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि कैसे मुल्क में हो रहा है। साथ साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें जो बदलाव हुए हैं और उनकी वजह से जो उनकी जो एक लोकप्रियता थी या उनका एक प्रभाव था और उनकी ऑनेस्टी पे कोई ऐतराज नहीं करता था, वो सारे बहुत अलग तरीके से नजर आते। मोदी जी की तारीफ तो बहुत होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें क्रिटिकली देखना चाहिए, तो ही हम मोदी जी की मदद कर सकते हैं। अगर हम भी अगर उसी जुबान से बोलने लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में लगता है कि देखिए, नौजवान परेशान है, उसको उसमें जॉब नहीं मिले हैं, 15 लाख रुपए देने की बात की तो जुमले होते हैं, उसको छोड़ दीजिए उनको। लेकिन महंगाई का जो सिलसिला है, महिलाओं का जो सिलसिला है, और वो यार ये जो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के फ्रीबीज जिसको बोलने लगे थे, अब तो सभी देने लगे हैं, ये इस पर बड़ा काम हुआ है। और इसका नतीजा देखा है बिहार में भी, जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट करके और दिया गया। मैं उसको मानता हूँ कि ये वेलफेयर स्टेट का जिम्मेदारी बनती है कि कमजोर तबकों को, कमजोर उसको वो दिया जाना चाहिए। कुछ लोग जो इसका अलग अर्थ निकालते हैं, वो अलग बात करते हैं। इसी तरीके से नौजवानों को जो बेरोजगारी भत्ता है और ये सारा सिलसिला बना हुआ है, बाकी इनके प्रचार में इतना सब कुछ ढक गया है कि उघाड़ के देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कि सारे देश भर के अखबार जो है उनमें ये सब लिखा हुआ है। उन तकलीफों का कहीं जिक्र नहीं है जो किसानों ने भोगी, और किसानों 700 के करीब किसान मर गए, आज भी किसान सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको उसके उत्पादन का जो पैसा मिलना चाहिए तब क्यों नहीं मिलता है? राज्य क्यों खफा है? उनका हिस्सा क्यों नहीं प्राप्त होता है? उन पे बात होनी चाहिए थी। आज कहा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री से हम सीधे सीधे सवाल करेंगे, मीडिया के लोग हो या कोई और हो, हमें तो, क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हमने वोट दिया है और हमारी उसकी वजह से वो आज इस स्थिति में है, तो उनको जवाब देने का सिलसिला बनाना चाहिए था। लेकिन मैं तो ऐसे कोई पत्रकार नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल की ये पहला चैनल है जिसपे की इस पे चर्चा हो रही है इस तरीके से, वरना तो वही राग गा रहे हैं जो सारा अखबारों में डीपीआर से या पीआईबी से जो जारी होता है उसी को कह रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि क्रिटिकली हमें देखना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, और जो गलत नजर आ रहा है उसको कहना चाहिए तो गलत हुआ है। नोटबंदी के बड़े बुरे प्रभाव पड़े हैं, कैसे उसको भूल जाएंगे आप? क्या क्या हाल हुआ है, वो लोगों की बात हमें कहनी चाहिए। लोग जो कहने से बच रहे हैं, इसका मतलब वो मोदी जी के मित्र नहीं है, वो मोदी जी के भक्त हो सकते हैं। मित्र जो होगा वो तो उनकी मदद करेगा कि आप ये सब जानो, ठीक करो, तो आगे और आगे चलोगे। जी चलिए, मैं इसी वजह से एक जर्नलिस्टिक नजरिए से इस आपके सबके अपने अपने विचार हैं और किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि 12 साल का जो मोदी का सफर रहा, मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं इस सफर को कैसे देखें,
अभी भी कई लोग बात कर रहे थे कि रात 8 बजे तो मित्रों राष्ट्र को संबोधित तो नहीं करेंगे मोदी जी। मैं कहनी ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, वो संबोधित करते हैं तो करंट तोड़ता है कि कहीं नोटबंदी या कोविड का लॉकडाउन, मैं कहा उसके अलावा भी तो काम बहुत सारे किए हैं, वो भी तो देखिए। तो एक मीम्स की बात है ये, खैर। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं 12 साल के सफर को? देखो योगेंद्र जी, मोदी जी के 12 साल हुए, उनको बधाई। और ये निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी है भी आंकड़ों में मोदी जी सबसे नंबर 1 पे प्रधानमंत्री हो गए, सबसे ज्यादा दिन रहने वाले। लेकिन इसमें एक तुलना की जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा समय के वो प्रधानमंत्री हो गए। तो हमारा देश ऐसा है जहाँ आंकड़ों की तुलना लोग पसंद नहीं करते, काम की तुलना को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब नेहरू जी के जो काम है, उस टाइम देश के हालात, जब देश आजाद हुआ, पूरा ताना बाना सब कुछ बिखरा हुआ था। एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले वो, जिन्होंने देश को एक मुट्ठी में बांध दिया। ना उन्होंने इस तरह के उन पे आरोप लगे कि ये सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, ना उन पर ऐसे कोई आरोप लगे कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य इसके क्षेत्र में कोई उन्होंने गड़बड़ी कर रहे हैं। तो वो तुलना तो मुझे, देखो मेरी नजरिए में ठीक नहीं कि नेहरू जी से आंकड़ों के मामले में ही तुलना करके चुप हो जाए। नेहरू जी से अगर तुलना करनी है तो फिर काम की तुलना हो, काम से तुलना हो कि उन्होंने क्या किया और ये मोदी जी ने क्या किया। ठीक है, मोदी जी का जो 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने कोई यूपीआई का अब लेन देन का मामला था और कुछ फैसले वैसे भी थे देश हित के थे, जो 370 धारा के थे, राम मंदिर का ये बहुत अच्छा ये जो देश में बना, ये सारी है। लेकिन उन चीजों को भी हम गौण नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात चली, लेकिन जो 4 स्तंभ हैं, आप इन चारों स्तंभों पे देख लें, लोकतंत्र के 4 स्तंभ के 12 साल में उन पर क्या क्या आरोप लगे, इस चीज को आप देख लीजिए। इस सरकार में कोई सा स्तंभ भी यह वो रहा है क्या जिस पर आरोप ना लगे हों? निश्चित रूप से आप कहीं गहराई में जाएंगे तो आपको सारी चीजें निश्चित रूप से मिल जाएंगी। अभी ये 12 साल का सबसे बड़ा सफर करके कुछ नहीं होना चाहिए। अभी जो 12 साल में बहुत कुछ जो हमारे देश की रीढ़ है, कृषि और किसान, उस वो संतुष्ट नहीं है। आप 100 किसानों में से बात करेंगे तो 90 आपको असंतुष्ट नजर आएंगे। हमारे देश की बड़ी समस्या है गरीबी। आप मुफ्त में राशन देके, मुफ्त में सिलेंडर देके, मुफ्त में इलाज देके, ये इन चीजों से गरीबी को दूर नहीं कर सकते। इससे तो क्या है, थोड़ा सा उनमें आलसीपन आ जाएगा कि चलो हमको मिल तो रही है, अब क्या काम करना। तो रोजगार की दिशा में और इन क्षेत्रों में कृषि किसानों की दिशा में गरीबी मिटाने की सबसे बड़ा, गरीबी को लेकर बाहर से आते हैं अंग्रेज, फोटो खींच ले जाते हैं, डालते हैं कि भारत में भीख मांगते बच्चे, ये करते। वो कब खत्म होगा? उस जो चला आ रहा है ये दौर, इसको खत्म करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हमने गरीबी में बहुत कमी करी है, गरीब कम करे। गरीबी कहाँ कमी? आप खुद फ्री में दे रहे हो सारी चीजें। फ्री में अगर गरीबी नहीं है तो फ्री में क्यों दे रहे हो? तो खुद ही ले लेंगे। तो हमको अभी बहुत जबरदस्त इनकी चुनौती वाला समय है इनके लिए। इनको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। आज भी बहुत से आप देखते हैं वीडियो आ जाते हैं कि उसको कंधे पे अपनी पत्नी की लाश को लेकर जा रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा तो 4 पाई में 4 जने बिठा के अस्पताल ले जा रहे हैं, वहां डॉक्टर नहीं मिल रहा। फिर महिला जो ये तो अस्पताल से भगा दिया, अस्पताल के बाहर ही उनको बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। ये चीजें छोटी हों भले ही, लेकिन ये देश की अस्मिता, देश के स्वाभिमान पर बड़ी चोट करती हैं जब इन चीजों को हम देखते हैं। तो इस चीज में अभी उनको बहुत जबरदस्त चुनौती का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। एक ये नहीं कि आस पड़ोस आए खड़े हो गए, ताली बज गई, मोदी जी का 12 साल का कार्य बहुत अच्छा रहा। आजकल तो ये भी रहा कि पूरी जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, बताओ मुझे ये आ रही थी, एक बाकायदा चार्ट बन के आया है कि आप उनके 12 साल कार्य भी ये करेंगे, जिसमें मंदिर में पूजा भी शामिल है सारी। वो आपने ये देखा, आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस चीज को करा कि 12 साल के बाद आप लोगों के पास जाओ, लोगों के पास जाए, गरीब बस्तियों में जाओ, महिलाओं से पूछो, किसानों से पूछो कि हमें क्या कमी रही। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। उनका 21
तारीख तक पखवाड़ा मन रहा है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी पता किया है एक बड़े लीडर से कि 7 तारीख से शायद वो शुरू हुआ है, 7 या 8 से, नहीं, और 5 21 जून तारीख से तक 21 जून तक जी ये एक जो वो मन रहेगा। रहा है। उसमें सर हाँ। प्रोग्राम, अरे सारे प्रोग्राम में क्या है, मंदिर में पूजा करनी है आपको, ये उज्ज्वला योजना की बढ़ाई करनी है, कहा वही बुलाने, बीजेपी के बुलाने, जनता में नहीं, बीजेपी के लोग बुलाने। ये जो मंडल अध्यक्ष फर्नांड इनको दिया न्योता और आ जाओ भाई घंटी बजा लेंगे। आप गए क्या लोग, आपने ये प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया कि हमारे को जनता बताए देश की कि हमें क्या कमी रही, हमारी क्या खामी खामी रही है 12 साल में। जब मजा आता, किसानों के पास जाते खेत में, ये चिलचिलाती जब 45 डिग्री में जो वहां जाते हैं, वहां जाके देखते, जब मजा आता। महिलाओं से अत्याचार के बारे में पूछता कि आज आज जब मजा आता। कच्ची बस्तियों में जाते नहीं, लेकिन जब कि आज तो भाई जश्न मनाने का वक्त है, तो उपलब्धियां गिनाई सर, जाएंगी ये कि हाँ देखिए ये ये जश्न वो गुजरात। नहीं है कि मैं मेरा जन्मदिन मना रहा हूँ, ये देश का मामला है, ये देश का मामला है। नहीं, आप 7 देश दिन ने भी से एक रिकॉर्ड देखे, देश ने भी एक रिकॉर्ड मोदी जी ने कायम किया है, तो उसका सर ये सब तो बनता है उनकी लंबी उम्र और ठीक सुख समृद्धि देश के लिए। जब भी तो ये अभी ठीक आप है, स्क्रीन पे देख रहे हैं, मदन राठौड़ साहब शिव जी की पूजा कर रहे हैं, भजन लाल जी गणेश जी की वही तो पूजा मैं कर वही रहे हैं, बता रहा हूँ, मैं योगी सर जी भी वही अपने बता आप रहा हूँ, पूजा कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ। देश ठीक है, हम भी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। कोई भी भारतीय नहीं चाहता दुश्मन का भी, हम भारतीय कहते हैं कि मेरे दुश्मन का भी बुरा ना हो, ऐसी स्थिति रहती है और ये दुआ करते हैं। लेकिन हमारा जब देश का सवाल आ जाता है, जब आप ये बढ़ाई में लग रहे हो, आप इन चीजों को भी तो देखो सर। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसके शिक्षा स्वास्थ्य सबसे बड़ी, जिस क्षेत्र में जो अम्बेडकर जी की लाइन आपको याद ही होगी, सारी शिक्षा के मामले में बताने की जरूरत नहीं। तो मैं तो इस बात को देखो सीधा मानता हूँ कि चलो आप मनाओ, जश्न खूब मनाओ, खूब ढोल बजाओ, बैंड बजाओ, आपकी सरकार है, चारों ऊपर से नीचे तक डबल पहिए 3 पहिए जो क्या कहते हो आप। लेकिन आपको इन चीजों को भी लेना चाहिए था कि जनता कहाँ है, संतुष्ट है जनता को। आज आप ये कहते हो साहब 370 हटा दी, फिर गोली क्यों पड़ रही है वहां। आज मैं प्रोग्राम बनाता हूँ तो मेरे दिल में धकड़ धकड़ हो जाती है कि मैं कश्मीर जाऊं कि ना जाऊं। अरे उसको आपने वो खत्म करने से थोड़ी हो गया मामला, वहां तो जाने में पता नहीं, नहीं लेकिन कब प्रमोद गोलियां जी मैं पड़े। एक बात जानना चाहूंगा सर, एक बात जी जानना चाहूंगा कि एक कदम उठाया, पत्थरबाजी की जैसे घटनाएं होती थी पहले, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही, ये धीरे धीरे चीजें, क्योंकि पाक स्पॉन्सर ये आतंकी हैं, ये बीच बीच में, अभी जैसे पहलगांव वाली घटना हुई, उसका किसी को पता नहीं था कि ऐसे हो भी सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से वहां शांति थी। पहले कुछ भी ऐसी कुछ छुटपुट कभी भी कर्फ्यू लग जाएगा, उन चीजों से तो काफी बाहर निकला गया वहां से नहीं, वो 370 मैं गया में। हूँ। मान लो योगेंद्र जी, आप कार बना रहे हो, आपने कार बनानी, 4 पहिए ही नहीं बनाए, क्या करना उस कार का। हड्डी कौन देखने आएंगे, उसमें चल ही नहीं पाई जब आपको चले मैं पूरी तरह वापस से, तो आप उसको क्या, तो बड़ा आप संघर्ष देखो इसमें पूरा। जब काम शुरू किया है तो पूरा करें, मेरा कहने का मतलब ये है जी सर। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूं आपके पास में। आपने सही कहा कि हमें खुशी के साथ साथ उन चीजों को भी देखना चाहिए कि अभी क्या खामियां हैं, क्या लेकुन है, 2 वक्त की रोटी लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, रोजगार की क्या स्थिति है, दूसरी क्या पोजीशंस हैं। चले राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। सर आप कैसे देखते हैं सर ये जो 12 साल का सफर रहा उसे। देखिए, तो निरंतर मतलब जो पहला रिकॉर्ड तोड़ा नेहरू जी का निरंतर प्रधानमंत्री रहने का दिनों के हिसाब से, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि इतने लंबे समय तक एक निरंतर प्रधानमंत्री रहना किसी का, तो वो उसको तो नकार ही नहीं सकते, वो तो एक चीज है सामने। अब जिस तरीके से कमियां खामियां जो होती हैं, वो मेरे हिसाब से वो सत्ता की कमजोरियां होती हैं। कोई भी दल या अपने यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है, तो राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा तो जो सत्ता की कमजोरी है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारों में रही हो चाहे इस सरकार में रही हो, तो वो कमजोरियों को तो कोई नकार ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक 12 साल का जो अपना एक चर्चा का विषय है, उस हिसाब से देखें तो जो एक सरकार समर्थक वर्ग है, मैं सरकार समर्थक वर्ग की कह रहा हूँ, उसमें जनता भी आती है, सब आती है, वो इनके 12 साल के कुछ फैसलों से बहुत ज्यादा खुश है। उसको लगता है कि ये चीजें होना, अब जैसे धारा 370 की बात की, धारा 370 हटाने के बाद स्थितियां वहां सामान्य हुई या नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन उसको हटाना ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। वो एक मतलब इतना मुश्किल काम था कि कोई भी दल, जो विपक्षी दल थे, वो ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे। और इवन यहाँ तक भाजपा, जिसका एक और एजेंडा ये रहता था कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए,
चाहिए कहते थे वो। अब जब वो सत्ता में आए तो निश्चित तौर पर उसको हटाया, राम मंदिर का मुद्दा हटाया, जो उनके कोर इशू थे, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और जो पैनल में जितने भी लोग हैं सब जानते हैं जनसंघ और भाजपा का मूल सिद्धांत क्या है, वो किस तरीके की पार्टी, वो तुष्टीकरण का विरोध करती है। तो उससे ही हमको समझ जाना चाहिए कि उसकी अपनी एक नीति स्पष्ट है। तो मैं जो मानता हूँ कि जो हार्डकोर आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो जनसंघ और भाजपा की मतलब कट्टर विचारधारा, ये वाजपेयी अडवाणी वाला युग तो है नहीं, वो कट्टर विचारधारा वाले लोग भी नहीं थे, और उनके सामने परिस्थितियां गठबंधन की सरकारों की रही, तो वो इन चीजों को पूरा नहीं कर पाए, और वो परिस्थितियां इन सरकार के, इस प्रधानमंत्री के सामने नहीं रही। तो ये वैसे भी मतलब विचारधारा से कट्टर विचारधारा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री भी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक है, पूर्ण बहुमत की सरकार इनके पास है, तो निश्चित तौर पे इन्होंने जो अपना कोर एजेंडा थे उनको पूरा किया। उससे एक समर्थक वर्ग में एक उत्साह तो जाता है। तो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है देश के, उसमें 10-12 सालों में बड़ा काम हुआ, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, या जो निर्माण कार्य हैं उसमें खूब हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं तो जिसमें एक मतलब निश्चित तौर पे कहीं कमियां हैं, उनमें कोई बहुत सुधार की जरूरत है, वो हमेशा रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दिशा में सरकारों को काम करना पड़ेगा, वो चुनौती इनके पास सामने है। लेकिन जो हम चीजें देखें, सर्जिकल स्ट्राइक करना, एयर स्ट्राइक करना, ऑपरेशन सिंदूर करना, तो ये एक बड़ी भी चीजें हैं। इसका समर्थक वर्ग है, को बहुत उत्साह से लोगों को बताता, कहीं वो वर्ग भी एक संतुष्ट होता है कि नहीं ये चीजें तो सरकार ने की कम से कम। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी का बड़ा फैलाव हुआ, मैं राजनीतिक दृष्टि से बता रहा हूँ। अब वो किसी बहुत से लोगों को चीज सही नहीं लगती हो, लेकिन इसको नकार तो नहीं सकते, आज 22 राज्यों में उनकी सरकार है। तो राजनीतिक 14 में जब आए थे 8 राज्यों में सरकार थी। हाँ, तो ये जो चीजें हैं जो सामने है, तो इससे मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि समर्थक वर्ग कहीं ना कहीं इन चीजों से खुश है, वो इन चीजों को कहीं ना कहीं स्वीकार करता है कि नहीं ठीक है, कुछ कमियां हैं, और वो मेरा जो अपना मानना है वो है सत्ता की कमजोरियां। वो सत्ता में चाहे ये रहे चाहे दूसरे लोग रहे, वो कमजोरियां तो रहेंगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो वहां कोई काम नहीं हुआ। मैं वहां एक चुनाव प्रचार समाचार के लिए गया हुआ था, 1-2-3 जगह आगरा मथुरा के आसपास के एरिया में, जो यहाँ दलित बस्ती थी, वहां बड़ा कोई काम नहीं, वो गंदगी पड़ी थी या जो भी चीजें थी, कोई विकास के काम नहीं थे। वहां लोगों से पूछा, उन दलितों से कि साहब आप लोगों की सरकार है, बहन जी की सरकार है, विकास नहीं हुआ। तो उनका ये मतलब नहीं था, कोई बात नहीं विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारी बहन जी मुख्यमंत्री है, वो राज कर रही है, आप लोगों में सब पे राज कर रही है बहन जी, हम इसी में खुश है। तो समर्थक वर्ग जिन चीजों से खुश होता है तो उससे राजनीतिक फैलाव पार्टी को मिलता है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष से जो लोग जुड़े हैं उन्हें अपनी एक दौर भी बदल गया है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने का, उपलब्धियां पहले से भी गिनाई जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि राजनीतिक दलों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि खामियां स्वीकार करोगे तो एक नैरेटिव सेट हो जाएगा। आपको एक पब्लिक के बीच ऐसा परसेप्शन बनाना है कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। निश्चित रूप से अगर एक 12 साल के सफर को देखें तो कई चीजें ऐसी हैं जो कही जानी चाहिए। अब जैसे 370 का जिक्र चल रहा था कि वहां से इतना भी आतंकवाद में अभी भी कभी कभी वहां की चीजें दिखाई दी, लेकिन नक्सलवाद जिस तरह से इन्होंने खत्म किया है तो वाकई एक अभी पता चल रहा है कि जब नेक्स्ट कभी भी अपना ये चर्चा करेंगे या रिकॉर्ड बनाने का वक्त आएगा, कौन सा रिकॉर्ड बनेगा ये देखने वाली बात होगी। तो अभी अमित शाह ने पिछली बार आईजीडीजी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर का विजन है नशा मुक्त देश को करना, कि जिस तरह से तस्करी है नशे की उसको रोकना। तो आए दिन कार्रवाई भी हो रही है। अभी पिछले दिनों जब बॉर्डर पे बीकानेर में बैठक ली थी तो वो 5 जिलों के राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया वाले हैं उनके कलेक्टर, एसपी, रेंज आईजी, डिविजनल कमिश्नर, राजस्थान सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री वगैरह सारे लोग थे। उन सभी इसी विषय पे बात की थी कि वहां पे बॉर्डर पे किस तरह की एक्टिविटीज हैं, क्या कुछ हो रहा है, कहीं से लूज पोल है। तो लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा इनका ये होगा। चलिए 1-1 मिनट के लिए आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं।
आपने एक मिनट खैर दिया, चले, आज और ठीक है। रिकॉर्ड का वक्त है, बीजेपी जश्न मना रही है, मंदिरों में भी नहीं, जा रही है, सब जगह मैं क्या- जा रही, लेकिन ये जो मैं- सफर रहा, ये सफर की मैं बात करूं कि मैं आरोप खूब लगे मोदी जी पे, सब कुछ हुई, बीजेपी पे भी लगे, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो सरकार बनाते चले गए। ये मजबूत है या विपक्ष कमजोर हुआ है, या विपक्ष अपनी रणनीति वैसी नहीं बना पाया जैसे उसे मुकाबले के लिए आना था? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी थी, और उस पार्टी ने शासन में आने से पहले कहा था कि हम लोग चाल चरित्र चेहरा बदलेंगे। कांग्रेस ने जो कुछ नुकसान कर दिया है देश का, उससे उसको उबारेंगे, अलग से कुछ बनाएंगे। कि अटल जी ने ये बात की, अटल जी की इस बात को पूरे हिंदुस्तान में बगैर किसी भेदभाव के सारे संप्रदायों ने और सारे राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया कि हाँ, राजनीति का ये जो हो गया है इसको बदलना चाहिए, इसके लिए ये लोग ठीक है, और ये बड़ी इज्जत के साथ में देखा जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नहीं देखी जा रही ना सब। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम तो पहचानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो सन 1980 में जिसकी स्थापना हुई और जिसने एक विजन दिया कैसा देश हम बनाएंगे, क्या वैसा देश बन रहा है? कि क्या मतलब वैसा ही सिलसिला है या कुछ और हो रहा है? इस पर खुल के चर्चा करने का सिलसिला होना चाहिए था। आज मंदिरों में जाने के बजाय जन पंचायतों में जाते, लोगों के बीच में जाकर के कहते कि क्या क्या मिला है तुम्हें बताइए, और क्या नहीं मिला है तुम्हें बताइए, कुछ शिकायत हो तो कहिए, हम दूर करेंगे। वो ना करके और भजन मंडली की तरफ से सब जगह वो करना, ये समझ में नहीं आता है। ये अपेक्षा नहीं की जाती भारतीय जनता पार्टी से। जैसी घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो सारे विकल्प था एक तरीके से कांग्रेस का, गठबंधन का उस वक्त में, तो उसको कैसे माइनस कर दें? और जो बातें इन्होंने कही जब आए थे शासन में पहली बार, तो जिस तरह की बातें कही, तो सच में बाद में कहना पड़ा ना कि जुमले थे, इसका क्या है, अमित शाह बोल गए सामने सामने, तो जुमलों का नहीं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत की ख्याति को उतना ही रेस्पेक्ट दिला सके जैसा अटल जी के जमाने में था, या नेहरू के जमाने में था, या मनमोहन सिंह के जमाने में था। आज हमारा चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कई ऐसी चीजें हैं कि जैसे बताया जाता है कि विदेश में धमक जो जमी है या धाक जमी है सरकार की, वो पहले ऐसे नहीं थी। पहले बहुत दब करके बातें होती थी, लेकिन आज दुनिया मोदी जी जब जाते हैं तो उनके वेलकम के लिए खड़ी रहती है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? नहीं, ये देखो योगेंद्र जी, जो उपलब्धियां हैं उसको हम नहीं नकार रहे, और जो सरकारें बनी है वो भी बधाई, इनकी मेहनत से हुई, अच्छी बात है। चाहे कांग्रेस के बने, इनकी पत्रकार को तो क्या, हमको तो टिप्पणी करनी। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं, ठीक है, बड़ी भीड़ विदेशों में आई, मोदी मोदी हुआ, जो भी हुई। अपना कहने का मतलब ये है कि जो सवाल उठे हैं ना, जो इनके 7 से 21 जून तक के, उस पर वो है कि अगर आप इस पे चले जा रहे हो, अगर मान लो मैं आपको उदाहरण दूं एक छोटा सा, कि देश आजाद हुआ, आजाद करने के बाद सारे नेता भाई आप संभालो, हमने आजाद करा दिया, फिर क्या होता? नेहरू से भी अपने आराम से लगा रहते हैं। ये तो देखो, सोच है ना, ये एक जगह स्थिर नहीं, ये होना नहीं चाहिए कि हमने साहब 370, अब कहाँ तक 370 करेंगे, वो तो पूरी हुई भी नहीं। राम मंदिर बना, ठीक है, बढ़ाई कर दी सारी जनता ने, सबने, किसी ने बुराई नहीं करी होगी इन चीजों की, है ना। और इनका जो फैसलों की, जो कई यूपीआई से पेमेंट का मामला है या और है, सारी हुई है। लेकिन जो मेन बुनियादी चीज है, आप उन पे गहराई पर अभी नहीं गए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, भले ही आप सर्वे करा ले। तो बुनियादी चीज है, किसान, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके हालात देख लो आप। युवाओं का देश है, 60-65% युवा है देश में आज, उनकी बेरोजगारी का सवाल है। जो ये बात कहने का मकसद है, इसमें यह नहीं कि भाई उनने जो अच्छे काम किए उनकी बुराई साहब हम पीछे लगे ना, जो अच्छे किए उनकी बढ़ाई है, बहुत बढ़ाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है सर जी। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है, मैं 30 सेकंड में राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय का। राजीव जी, चलते चलते हम बात करेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? 12 साल का जो सफर रहा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे सरकार को, ठीक है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, आपने रिकॉर्ड भी बना लिए, सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे वास्तव में गौर करना चाहिए? गौर तो बहुत कुछ करना चाहिए। अब 35 साल से या 40 साल के करीब मेरे को जर्नलिज्म में हो गए, मैं हर चुनाव में देखता हूँ महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन 3 मुद्दों पे हर चुनावों में मतलब मुद्दे उठते, जो सत्तारूढ़ दल होता है
जी बिल्कुल, आप सही तो कह रहे ये हैं कि चीजें महंगाई एक शाश्वत महंगाई मोदी बेरोजगारी गरीबी हर चुनाव के अंदर एक मुद्दा होता है ये। आप तो 40 साल का मीडिया का रिकॉर्ड ही उठा के देख लो, हर चुनाव में ये मुद्दे बिल्कुल सामने आते हैं। हर जो विपक्षी दल होता है वो इन चीजों को उठाता ही उठाता है, लेकिन जनता वोट किन चीजों पे करती है, किन चीजों पे उसका फोकस रहता है, ये ट्रेंड भी बदलता जा रहा है देश में। अब अलग अलग तरीके से महिला वर्ग अलग तरीके से मुद्दों पे वोट करता है, युवा वर्ग अलग तरीके से सोचता है, किसान अलग तरीके से सोचता है। तो निश्चित तौर पे एक ट्रेंड बदला है, तो उसका फायदा किन दलों को मिलता है राजनीति में, वो है। जी तो चलिए, 12 साल का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगेन उनको ये इस कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो विश्लेषक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने नजरिए से इस 12 साल के सफर को देखा है, जो आपने बहुत अच्छे से सुना है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।